इस वीडियो में हम हिबलर की जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की 9th एडिशन वाली जो बुक है उसमें जो चैप्टर 2 है स्ट्रेन का, उसके अंदर जितनी भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, टोटल 5 प्रॉब्लम्स हैं। इस वीडियो में मैं वो सॉल्व करूँगा। उनका मोस्टली उनका कॉन्सेप्ट बताऊँगा, किस तरह उनको करना है, और कुछ और जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो चैप्टर 1 में हमने स्टडी किए थे और वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आके अप्लाई होते हैं, बल्कि उनकी एक्सटेंशन इसमें अप्लाई होती है। तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो हमें चैप्टर 3 में भी काम आएंगे, 2 में भी काम आएंगे और 4 में भी काम आएंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी बात बता दूँ कि मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टेप्स दिए हैं कि किस टाइम पे कौन सी फंडामेंटल प्रॉब्लम शुरू होती है, किस टाइम स्टेप पे कॉन्सेप्चुअल जो बात है वो की हुई है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट उस टाइम स्टेप पे जाके जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है वो वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो सारी स्लाइड्स हैं, इस स्लाइड्स के अंदर जो सॉल्यूशन मैंने किए हुए हैं, ये स्लाइड्स अपलोडेड हैं और इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर नंबर 2 अपना शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लिखना चाहूँगा और उनको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अच्छा, तो ये वो डिस्टिंक्शंस मैंने कर दी है नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस के दरमियान में। चैप्टर 1 में हमने नॉर्मल स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ किया है, शीयर स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ किया है। चैप्टर 2 के अंदर हमारा जो फोकस लाए करेगा वो होगा आपके नॉर्मल स्ट्रेन के ऊपर और आपके शीयर स्ट्रेन के ऊपर, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब हमें एग्ज़ाम पेपर दिया जाएगा उसमें प्रॉब्लम दी जाएगी, उस प्रॉब्लम में हम उसको पढ़ के हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर हमने गैमा फाइंड करना है यानी शीयर स्ट्रेन फाइंड करना है, या एप्सिलॉन, या हमने वो जो है नॉर्मल स्ट्रेन हमने वो फाइंड करना है। हम इसे कैसे जज करेंगे, ठीक है। तो ये बुक में भी बार बार इसका जिक्र आया है कि जब भी आपके पास नॉर्मल स्ट्रेन आता है, नॉर्मल स्ट्रेन, तो उसके अंदर जो आपकी शेप होती है वो सेम रहती है और जब आपके डायमेंशंस होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। इसी तरह जब शेयर स्ट्रेन यानी गैमा की बात होती है तो उसमें शेप चेंज होती है। जब शेप चेंज होती है, याद रखें, तो आपका एंगल भी चेंज होगा। यानी अगर आपके पास एक ये थी शेप, फिर वो इस फॉर्म में डीफॉर्म हो गई और आपकी शेप चेंज हो गई, तो अब आपके पास यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ये जो एंगल है ये गैमा है, ओके। और जो डायमेंशंस हैं शेयर स्ट्रेन के केस में सेम रहते हैं। यानी ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसमें जो पहले आपको डायमेंशंस थे, यानी ये वाले डायमेंशंस, इसकी आप मान लें कि ये इसकी जो है ये विड्थ है, और ये वाले जो हैं जो आफ्टर एंगल चेंज के बाद ये दोनों डायमेंशन सेम रहेंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल स्ट्रेन का केस है उसके अंदर बॉडी का जो एंगल है वो तो सेम रहता है लेकिन डायमेंशन चेंज हो जाता है। मान लें कि आपके पास ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स पर मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई किया और कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उस बॉक्स की शेप ये हो गई, ठीक है। तो डायमेंशंस इसके घट गए, शेप इसकी सेम रही, यानी इसमें कोई गैमा का चेंज नहीं आया। तो ये हमारी डिस्टिंक्शन है जिससे हमें ये बात वाज़ेह होगी। दूसरी बात ये भी है कि हमने एक और चीज़ को नोट करना है यहाँ पर। ये जो यहाँ पर हमारे पास n लिखा हुआ है, ये n हमारे पास फोर्स है और इसके जो हमारे पास यूनिट होंगे वो न्यूटन में होंगे, और ये जो एरिया है इसके यूनिट होंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्ट्रेस आ रहा है, इस स्ट्रेस के यूनिट होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में, ठीक है। और ये जो आपके पास है ये भी फोर्स है, ठीक है, जो v मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके भी यूनिट न्यूटन, और ये जो एरिया है इसके भी मीटर स्क्वायर, और ये जो आपके पास शीयर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी इसके भी यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होंगे, ओके। उसके बाद जब भी नॉर्मल स्ट्रेस की बात आएगी तो हमेशा जो हम मॉडुलस यूज़ करेंगे वो यंग्स मॉडुलस होगा, ठीक है। यंग मॉडुलस हमेशा इस केस में आएगा। और जब भी आप शीयर स्ट्रेस यूज़ करेंगे तो आपके पास आएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी से रिप्रेजेंट होता है और यंग मॉडुलस ई से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें से जो सिर्फ जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में अप्लाई होने वाला है ना, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने नीचे लिखा है। यानी हमने गैमा फाइंड करना होगा, और हम गैमा किस तरह फाइंड करेंगे, गैमा हम टेंजेंट उस पर अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे। आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये बात हमें वाज़ेह हो जाएगी। मैं एक और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात यहाँ पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ
कि चैप्टर 1 के अंदर हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी जिनमें हमारे पास बीम्स थी, ठीक है। मान लें कि आपके पास एक ये बीम है, इस बीम को हम सेक्शन करते थे और हमने इसका ये वाला जो सेक्शन है बीम का, ये वाला सेक्शन लेना होता था, तो हमारे पास कुछ फोर्सेस आती थी जिनको हम लिखा करते थे। वो फोर्सेस कौन सी होती थी? ये एक नॉर्मल स्ट्रेस की फ़ोर्स है, ये एक शीयर स्ट्रेस की फ़ोर्स है और ये आपके पास एक मोमेंट लग रहा है। यहाँ पर जो मैंने आपके आगे मैंने लिखा है कि जिसमें हम शीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू V बाय ए, ये जो V है, ये V एक्चुअली वही V है जो हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था, और ये जो N है ये वही N है जो हमने चैप्टर 1 में जिसको हमने देखा था, और ये यही साइड पे जो मैंने नॉर्मल स्ट्रेस की जो लिखा है फार्मूला जिसमें N बाय ए आता है, ये वही N है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जब भी प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं वापस यहाँ पर आपको लेकर आऊँगा इस पेज के ऊपर और हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम अब चलते हैं अपनी फर्स्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम की तरफ। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक और बात यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेन था उसको हम किस तरह फाइंड करते थे कि हमारे पास जो फाइनल लेंथ है माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और ये जो हमारे पास गैमा था ये हमारे पास जो है इस पर हम टेंजेंट अप्लाई करते थे वो आता था। हम इसको आगे मज़ीद स्टडी करेंगे। अब हम प्रोसीड करेंगे अपनी फंडामेंटल प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। ये हमारे पास वो प्रॉब्लम है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। ये यहाँ पर लोड लग रहा है, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। ये लोड लग रहा है, इस लोड लगने की वजह से ये जो बीम है ना, ये बीम कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। और ये जो फासला है जितना इसने नीचे मूव किया है ये है 0.02, सॉरी 0.02 नहीं है, ये 0.2 मिलीमीटर है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 300 मिलीमीटर है, और इसकी क्योंकि ये लोड लग रहा है, इस लोड की वजह से ये पूरी बीम नीचे मूव कर रही है, तो ये स्ट्रिंग भी कुछ ना कुछ हाइट नीचे मूव करेगी। ये जो हाइट है हमने ये पता लगानी है कि ये हाइट कौन सी है, ये जो चेंज आया है इस हाइट के अंदर ये कितना आया है, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है और ये हमने पता लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक रफ सी डायग्राम बनाते हैं इसको प्रोसीड करने के लिए कि ये हमारे पास ओरिजिनल बीम थी, इस बीम में ये डिफॉर्मेशन आई, डिफॉर्मेशन कहना मुनासिब नहीं है, ये डिस्प्लेस हुई नीचे लोड लगने की वजह से, ठीक है। और ये हमारे पास अपनी जो स्ट्रिंग है, जो CD स्ट्रिंग है ये वो है, और ये जो स्ट्रिंग CD है उसकी इलोंगेशन आई है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बनाया, लेकिन शायद ये इसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, हो सकता है ये ऐसे हो, बहुत थोड़ा सा चेंज हो, ठीक है, बहुत थोड़ा सा चेंज हो। ये जो चेंज इधर आ रहा है ये चेंज बहुत थोड़ा है, ये सिर्फ मैंने डिस्क्राइब करने के लिए बनाया। अच्छा, अब इसके अंदर दो एक्सटेंशन आएंगी, एक तो ये आएगी पॉइंट B की एक्सटेंशन के जो पॉइंट B है हमारा वो नीचे मूव करता है बाय 0.2 मिलीमीटर्स, ठीक है। और ये जो है हमारा जो हमारी CD के अंदर जो एक्सटेंशन आई है वो भी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास जो टोटल लेंथ गिवन है पॉइंट B तक, ये पॉइंट B है हमारा, ये जो टोटल एक्सटेंशन है एक्सटेंशन की लेंथ 400 मिलीमीटर है, और फिर उससे आगे है 200 मिलीमीटर। हम इसको ना दो ट्रायंगल्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे। एक हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा वो ये वाला ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसको अगर मैं प्रॉपर्ली विजुअलाइज करूँ तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, 0.2 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर, ठीक है। तो दूसरा जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो सारी ट्रायंगल है जो हमने बनाई है, हम उस सारी ट्रायंगल को लेंगे उसके लिए। तो इसमें हमारे पास ये लेंथ आ जाती है ऊपर जो है
वो 600 मिलीमीटर है, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ वो लगाएंगे कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स है, लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हम वो लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि इसको किस तरह करना है। ये जो 400 मिलीमीटर है, हम इसको इस तरह करके भी लिख सकते हैं 0.04, और ये जो 0.2 मिलीमीटर है हम इसको लिख सकते हैं कि 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो है ये है 0.4 मिलीमीटर, ये जो है ये है 0.0002 मीटर, सॉरी इसको मिलीमीटर नहीं लिखना, इसको मीटर लिखना था। ये हमारे पास 0.6 मीटर है। ये जो है डेल्टा सी हमने फाइंड करना है, तो हम इसको अब फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करेंगे। इक्वल साइड्स को हम इसकी रेशो रख लेंगे हम 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 इज़ इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय चेंज इन सी। तो हम इसको इक्वेशन को सेट कर लेंगे, ये 0.0002 है। ठीक है, तो हम इसको सेट कर लेंगे, हमारे पास आएगी 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.002। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम 1 हमने कर ली है। अब हम प्रॉब्लम 2 शुरू करेंगे, हम प्रॉब्लम 2 को देखेंगे। तो ये है हमारी सेकंड फंडामेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पिछले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, बस इसके अंदर एक फ़र्क है। पिछली प्रॉब्लम के अंदर इसकी ज़रा मैं एक बना लूँ, क्या होगा जब इस पर ये लोड लगेगा, ये लोड लगने की वजह से इसकी नीचे की डायरेक्शन में एक्सटेंशन होगी। पिछली प्रॉब्लम में हमें पॉइंट बी की जो एक्सटेंशन है ना, वो हमें बताई हुई थी कि पॉइंट बी नीचे कितना मूव करता है। यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया, यहाँ में हमें कुछ और बताया गया है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल 0.02 डिग्रीज है। तो ये जो है ना, ये सारा फ़र्क है इस प्रॉब्लम में और पिछली प्रॉब्लम में। और डेफिनेटली हमने जो हमारे पास ये वाली जो है, हमने चेंज इन बी डी फाइंड करना है, और उसके साथ साथ हमने चेंज इन सी ई भी फाइंड करना है कि जो इसकी एक्सटेंशन, डेफिनेटली जब ये वायर्स मूव करेंगी तो ये जो हमारे पास वायर है ये नीचे आएगी, कुछ हद तक नीचे आएगी ये। ठीक है, और ये वाली जो वायर है ये भी कुछ ना कुछ हद तक नीचे आएगी इस बीम के साथ जब इस पर लोड लगेगा। हमने ये जो इसमें जो एक्सटेंशन होगी ना, हमने वो फाइंड करनी है। और याद रखें, ये जो दोनों वायर्स हैं और पिछले प्रॉब्लम की जो वायर है, ये एक्सटेंसिबल वायर है, ये कोई रिजिड वायर नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी एक रफ सी डायग्राम बनाएंगे और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने एक रफ सी डायग्राम बना ली है, और अब हम इसके अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारे पास जो है लोड ऐड करने के बाद इसकी शेप कैसी लगेगी हमारे पास। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। ये मेरे पास ओरिजिनल बीम होगी, और जो इसमें डेविएशन आएगी वो इस डायरेक्शन में कुछ होगी। ठीक है, और ये जो पॉइंट बी की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। और ये जो हमारे पास पॉइंट सी में डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसकी जो वायर की लेंथ में है, उसको हम इस तरह लिख लेते हैं। और ये मार्क करना भी ज़रूरी है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। और हमारे पास यहाँ पर एंगल भी गिवन है 0.02 डिग्रीज हमारे पास एंगल है। हमने इसको बिल्कुल पिछली प्रॉब्लम की तरह करना है। हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, एक जो हम लेंगे ए से लेके बी तक का ट्राइंगल लेंगे, और जो दूसरा हम ट्राइंगल लेंगे वो होगा ए से लेके सी तक का। हमारे पास दो ट्राइंगल आ जाएंगे, क्योंकि ए से लेके जब बी तक हम ट्राइंगल ले लेंगे तो हम जो चेंज इन बी है हम वो फाइंड कर लेंगे, और ए से लेके जो सी तक है हम चेंज इन सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें ये मैंने बी में चेंज फाइंड करना है। ऊपर जो मेरे पास लेंथ है वो 0.6 है, एंगल मेरे पास 0.02 डिग्रीज़ है। और इस तरह मैं दूसरी ट्राइंगल लूँगा। फिर जो दूसरी ट्राइंगल में मेरे पास ऊपर वाली जो है लेंथ वो ये है 1.2, एंगल भी हमारे पास 0.02 डिग्रीज़ है। ये हमने फाइंड करना है। हम सिंपली यहाँ पर टेंजेंट लगाएंगे, टैन थीटा। जो थीटा है हमारे पास 0.02 डिग्रीज़ है, और वो इक्वल टू है 0.6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो हमारे पास एलोंगेशन जो होगी सी में, जो यानी नॉर्मल स्ट्रेन है, हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। और जो हमारे पास दूसरी फिगर है उसमें हम टेंजेंट 0.02
डिवाइडेड बाय 1.2। इसको हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम है, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। हमने जो पहली दो प्रॉब्लम की हैं वो दोनों प्रॉब्लम एग्जाम्पल 1 में अप्लाई होती हैं, और ये जो प्रॉब्लम है ये 2 या एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 में अप्लाई होती है। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर। अब हम जब ये प्रॉब्लम करेंगे तो हम वो टेबल को दोबारा देखेंगे कि उस टेबल में हमें क्या कहा गया था। हम इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए उस टेबल को देखेंगे जो शुरू में मैंने बनाया था फर्स्ट पेज पे। ठीक है, ये वो टेबल है। ठीक है, यानी ये वो इन्फॉर्मेशन जो सारी मैंने लिखी है हमारे काम आएगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करता हूँ उसको, और इसको शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक रफ सी डायग्राम बना लेता हूँ ताकि हम इसको बाद में प्रॉपरली देख सकें कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, हमने एवरेज शीयर स्ट्रेन फाइंड करना है एट कॉर्नर ए। ठीक है, तो हम वापस वो जो मैंने इन्फॉर्मेशन पहली स्लाइड में लिखी थी मैं उसकी तरफ जाता हूँ कि वो क्या थी। वो ये इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब शीयर स्ट्रेन आ जाए तो उसमें क्या होता है, दो बातें होती हैं। उसमें डायमेंशन सेम रहते हैं, और इसके अंदर जो शेप है आपकी वो चेंज होती है। ठीक है, और यही वो फिगर है जो मैंने शुरू में बनाई थी, और अभी मैं इसको मज़ीद समझाऊंगा, मैं इसकी बहुत डिटेल में जाऊंगा। तो उसने हमें क्या एवरेज शीयर स्ट्रेन, हमने एक्चुअली ये गैमा जो एंगल है ना, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास चेंज ओवरऑल गैमा जो है ना वो टोटल हमारे पास चेंज आता है हमारे एंगल्स में शेप की। ठीक है, उसको हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास जो शीयर स्ट्रेन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ, और इस प्रॉब्लम को फर्दर आगे मूव हेड करने से पहले यहाँ पर मैं एक छोटी सी डेरिवेशन लिखूँगा। ठीक है, तो आप ज़रा इसको देख लें, इसको हम फर्दर आगे मज़ीद सब एक्सप्लेन भी करेंगे, और ये एक्चुअली है कि हमने गैमा फाइंड किस तरह करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, गैमा जो होता है ना वो आपके टोटल एंगल्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो ठीक है, वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा जो मैंने वर्ड यूज़ किया टोटल एंगल होता है उससे क्या मुराद है। ठीक है, तो ये आपके पास गैमा है, गैमा इज़ इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है, थीटा जो है ना हमारे पास जो डीफॉर्म्ड एंगल है वो है। तो यहाँ पर जो थीटा है ना, ये जो थीटा मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ कॉल्ड द डीफॉर्म्ड एंगल, डीफॉर्म्ड एंगल। और मैं आगे बहुत डिटेल में जाऊँगा इसकी, तो इसकी आप फिक्र ना करें, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया मैं सारा समझाऊँगा आपको। ठीक है, अब हमने बताना है कि थीटा किस तरह बनता है। तो जो थीटा है इट इज़ इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा। ये 90 है, आप इसको π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे π/2 लिख देता हूँ ताकि ना ये चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। ओके, π/2। ये जो अब ये जो अल्फ़ा है, ये जो अल्फ़ा है हमारे पास, इट इज़ द चेंज इन एंगल। ठीक है, और फाइनली हमारे पास गैमा क्या है, ये हमने शुरू में बताया था कि गैमा जो है इट इज़ 90 माइनस अल्फ़ा। अब हम यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो π/2 माइनस अल्फ़ा, और आगे ये ब्रैकेट्स, और आपके पास जो गैमा की वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फ़ा। तो गैमा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, यानी जो टोटल चेंज इन एंगल है वो है अल्फ़ा। अच्छा, ऐसा कब है, लेट मी गेट टू द डिटेल ऑफ दैट, कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, चलें हम 3D में नहीं जाते, हम सिर्फ 1 डायमेंशनल में ही रहते हैं। मान लें कि आपके पास एक ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन का जो अभी एंगल है 0 डिग्री, कोई चेंज नहीं आ रहा। अब ये जो लाइन है ना, अब ये लाइन चेंज हो गई है, इस डायरेक्शन में चली गई है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ना ये थीटा है, और ये जो एंगल बन रहा है ये है अल्फ़ा। ये जो अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा है आपके पास जो एंगल में चेंज आया है, और ये जो लाइन, जो थीटा है, ये थीटा है जो आपके पास डिफॉर्मेशन हुई है, ये उसका एंगल है। ठीक है, हमने गैमा फाइंड करना है, तो हम सिंपली जो है हम करेंगे कि आप एक और बात यहाँ पे देख लें कि अगर आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस 90 डिग्री के एंगल में से अगर आप थीटा निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास।
ठीक है। और इसी तरह अगर आप 90 में से थीटा निकाल देंगे, सॉरी अल्फ़ा निकाल देंगे, तो आपके पास थीटा आ जाएगा, ठीक है। और गैमा क्या होता है, गैमा इज़ 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा क्या होता है, अल्फ़ा। ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन कर दी है, तो मैं ना इसको यहाँ पे इरेज करूँगा इन दोनों चीज़ों को, और अब मैं लिखूँगा 90 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू थीटा। तो थीटा हमारे पास 90 माइनस थीटा होता है, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो लेट मी राइट दैट डाउन। और ये सारा इरेज हो गया, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू फिक्स दिस। तो ये मैंने दोबारा फिर से लिखा है। तो हमारे पास जो गैमा आता है वो अल्फ़ा आता है। तो आप बिल्कुल भी इसकी फ़िक्र ना करें, मैं इसकी काफ़ी और डिटेल में जाने वाला हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन को ज़रा स्टडी करते हैं कि कहता क्या है कि एवरेज, हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया एवरेज शीयर स्ट्रेन, यानी हमें गैमा फाइंड करने के लिए कहा गया एट ए, यानी जो ए पर जो गैमा बन रहा है हमने उसको फाइंड करना है। और गैमा याद रखें टोटल चेंज इन एंगल है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट फिगर पर जाते हैं, इसकी जो मैंने बनाई है आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो हम इसको ज़रा देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है। ये पहली जो फिगर है ये है जब बॉक्स अपनी इनिशियल पोजीशन में पड़ा हुआ था, या रेक्टेंगल कहना इसको बेहतर है, लेकिन मैंने इसकी स्क्वायर शेप ली हुई है, ठीक है। अब जब हमारे पास इसमें डिफॉर्मेशन हुई है तो वो ये आई है, इसमें शेप चेंज हुई है, ठीक है। मैं फिर से इसको मज़ीद इनलार्ज करता हूँ कि ये मेरे पास पहले बॉक्स था, और जब इस बॉक्स पर हमने डिफॉर्मेशन की तो ये इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। अब मैंने वो जो सारा आपको अल्फ़ा थीटा और गैमा वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसको मैं यहाँ पर अब आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो थीटा है ना, इट इज़ द डीफॉर्म्ड एंगल। जो थीटा बन रहा है वो ये बन रहा है, डिफॉर्मेशन ऐसी हुई है। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो अल्फ़ा है ना, वो चेंज जो है आपके एंगल में, ये वो है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये हमारा ये अल्फ़ा है, क्योंकि ये चेंज आया है, और अल्फ़ा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चेंज आया है, ओके। तो इसके साथ साथ हमारे पास लेकिन यहाँ पर एक और एंगल बन रहा है जो कि चेंज हो रहा है। मैंने आपसे कहा था अल्फ़ा इज़ द चेंज इन एंगल, यहाँ पर एक और चेंज इन एंगल आ रहा है, और वो ये है, और ये है बीटा, और ये होगा नेगेटिव क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जिस तरह हमने पहले कहा था आपको, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो गैमा है इट इज़ इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या था, थीटा था हमारे पास 90 माइनस अल्फ़ा पहले, लेकिन यहाँ पर एक और चेंज इन एंगल आ रहा है और वो बी है। तो हम इसको थीटा को इक्विवेलेंट करेंगे, थीटा इज़ इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा बीटा, हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और जब ये ओपन होगा तो ये 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। ये हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू है। अच्छा, मैं आपसे आपके आगे मैं यहाँ पर एक और बात रखना चाहूँगा। अगर हमारे पास ये जो चेंज आ रहा है, ये अल्फ़ा और ये बीटा, अगर हम कह दें कि ये 0 डिग्री है तो फिर क्या होगा, हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। जो कि अगर आप ये वाली फिगर देखें तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर 90 डिग्री ही एंगल बन रहा है, लेकिन जब इसके अंदर कोई चेंज आएगा तो वो चेंज क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पुट करूँगा और देखेंगे हमारे पास गैमा क्या बनता है। गैमा इज़ इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। आपके जो पाई बाय 2 हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास जो गैमा की वैल्यू आ जाएगी वो होगी अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमने सिर्फ जो वैल्यू निकालनी है वो अल्फ़ा की है और बीटा की है, ठीक है। और फिर जो हमारे पास वैल्यू आएंगी हम उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैं अब इसको सॉल्व करने की तरफ जाता हूँ, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो अब यहाँ पर आप देखें गौर से, जिस तरह मैंने पिछली फिगर में इलस्ट्रेट किया था, ये अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा है, और ये जो हमारे पास डिफॉर्मेशन का एंगल है ये हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो
अब हमने यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना है। आप अगर गौर से देखें, यहाँ पर आपके सामने दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल ये है और जो दूसरी ट्रायंगल आपकी बन रही है, लेट मी चेंज द कलर, हियर वी गो, वो ये है। ठीक है, तो हम इन ट्रायंगल्स को बनाते हैं। ये हमारे पास जो पहली ट्रायंगल बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, बल्कि ये थोड़ी सी गलत हो गई है। लेट मी इरेज दिस एंड हियर वी गो नाउ। ये हमारे पास पहली ट्रायंगल है और इसमें हमारे पास जो एंगल है वो अल्फ़ा है और इसमें जो हमारे पास चेंज आ रहा है वो है 0.0002 मीटर का, और हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो 0.4 मीटर है इधर। ठीक है, और हम सिंपली यहाँ पे लगाएंगे कि tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.002, सॉरी यहाँ पे 2 ज़ीरो आएंगे, 3 नहीं आएंगे, डिवाइडेड बाय 0.4, और फिर हम इस पर tan इनवर्स लगा देंगे 0.002 डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने जो बीटा वाला ट्रायंगल है हमने उसको बनाना है। ये हमारे पास बीटा है, ये हमारे पास 0.004 है, और ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब आप इस पर टेंजेंट बीटा लगा देंगे 0.004 डिवाइडेड बाय 0.3, और फिर आप इसका टेंजेंट इन्वर्स ले लेंगे। तो इस तरह हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया, और फिर हम गैमा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा और बीटा को माइनस कर देंगे, हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि बिल्कुल बहुत रिजेंबल करती है पिछली प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट है, इसको डीफॉर्म किया है, इसकी जो शेप है हमें नज़र आ रही है, और अब मैं इसको इलस्ट्रेट आपको करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह इसमें चेंज आ रहा है। इसके तमाम पॉइंट्स को अभी जो मैंने फर्दर इलस्ट्रेट करना है, उससे पहले हम ज़रा क्वेश्चन में देख लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप्ड अलॉन्ग एज BC, यानी हमने जो स्ट्रेन है वो अलॉन्ग BC निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यानी जो BC में हमारा चेंज आएगा हमने उसको फाइंड करना है, और उसके साथ साथ हमें एवरेज शेयर स्ट्रेन भी फाइंड करने के लिए कहा गया। शेयर स्ट्रेन मीनिंग गैमा फाइंड करना है हमने। ठीक है, अब हम ज़रा इस फिगर को देखेंगे कि पहले हमारे पास फिगर ये थी और इस फिगर के डायमेंशन ये थे। ठीक है, और ये जो BC है ये पहले इस फॉर्म में था अनडिफॉर्म्ड, डिफॉर्म होने के बाद BC ये हो गए। ठीक है, और यहाँ पर चेंज आया हाइट में 0.03 मीटर का, यानी 3 मिलीमीटर का। हाइट भी रिड्यूस हो गई। हाइट कैसे हुई कि 300 मिलीमीटर माइनस 3 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 0.297 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बन रहा है। ठीक है, और हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रेन फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला शुरू में बताया था कि इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि जो आपकी फ़ाइनल लेंथ है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें ओरिजिनल लेंथ से और डिवाइड कर दें ओरिजिनल लेंथ से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो फाइंड करनी है ना वो हमने फाइंड करनी है इसकी ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को फाइंड करने के लिए सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि राइट ट्रायंगल बना हुआ है, सिंपल सी बात है। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो हमारे पास फ़ाइनल लेंथ आएगी, फ़ाइनल लेंथ के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो 0.4 है इसमें एक एडिशन हो रहा है 0.05 मीटर का, यानी 400 मिलीमीटर में 5 मिलीमीटर का इजाफा हो रहा है, तो ये बन जाएगी 405 मिलीमीटर या 0.405 मीटर।
ठीक है। और यहाँ पर जो लेंथ है वो रिड्यूस हो रही है बाय 3 मिलीमीटर, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले में लिख देंगे 0.297 और इसको स्क्वायर कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे 0.405 स्क्वायर के अंदर, और ये हमने स्क्वायर रूट इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दोनों रिज़ल्ट आएंगे इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेन है अलॉन्ग BC वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वो आप कैलकुलेटर में इनपुट करके देख लें, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आखिरी काम जो हमने करना है वो ये है कि हमने शीयर स्ट्रेन फाइंड करना है, यानी हमने गैमा फाइंड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि जो अल्फ़ा है जिसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया, ये हमारे पास चेंज है एंगल में, और हमारे पास यहाँ पर ये थीटा है, और जो थीटा है ये हमारे पास डीफॉर्म्ड एंगल है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो गैमा है इट इज़ इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज़ π/2 माइनस अल्फ़ा। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे π/2 माइनस अल्फ़ा। इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन किया था, तो अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप पिछले क्वेश्चन की जो वीडियो है वो देख लें, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आता है कि जो अल्फ़ा है इट इज़ इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो और जो थीटा है इट इज़ इक्वल टू हम 90 में से अल्फ़ा निकाल देंगे। ओके, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, और हमारे पास इससे पता चलता है कि गैमा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये डायमेंशन गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। अगर आप यहाँ पर इसको देखें, मैं इस ट्रायंगल को विजुअलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल को मैं एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल के लिख लेता हूँ। जो मेरे पास इस ट्रायंगल की जो बेस बनेगी वो मेरे पास होगी 0.405, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो मेरे पास होगा 0.003 मीटर्स, ये भी मीटर्स में है। तो हमारे पास जो है टेंजेंट अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.003 डिवाइडेड बाय 0.405। फिर हम अल्फ़ा जो है उसका tan इनवर्स ले लेंगे और हमारे पास जो भी आंसर है वो आ जाएगा। तो इस तरह हमने गैमा की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि शीयर स्ट्रेन है, और हमने नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है और देखते हैं इसके अंदर कहा गया है एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन। एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब है कि हमें ये चीज़ फाइंड करने के लिए कहा गया। फिर से पहले पेज पे चलते हैं जहाँ पे मैंने आपको चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, और मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स को हम डीफॉर्म कर दें तो उसकी शेप सेम रहेगी, डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। यानी अगर उसकी पहले लेंथ मान लें कि 300 मिलीमीटर थी तो वो बन जाएगी 200 मिलीमीटर। एक एग्जांपल केस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है आगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और उसके लिए भी हम पिछली फिगर्स की तरह दो बॉक्सेस बना लेंगे ताकि आपके लिए इसको विजुलाइज़ करना इजी हो जाए कि पहले बॉक्स क्या था और आफ्टर डिफॉर्मेशन बॉक्स क्या है। तो यहाँ पर आप इसको देखें, ये पहले ऐसे था, बॉक्स डिफॉर्मेशन से पहले ऐसे था। इसके अंदर 300 मिलीमीटर इसकी जो थी विड्थ थी, और इसकी जो हाइट थी वो भी 300 मिलीमीटर थी। डिफॉर्मेशन के बाद जो इसकी विड्थ थी वो 306 मिलीमीटर हो गई, और जो इसकी हाइट है वो 296 मिलीमीटर हो गई। इसको बेहतर तरीके से विजुलाइज हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो रेड है ये आफ्टर है, और जो वाइट वाले सारे डायमेंशन हैं ये बिफोर हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 300 मिलीमीटर से चली गई 306 पे, और जो इसकी हाइट है वो चली गई 300 मिलीमीटर से 296 मिलीमीटर पे, 4 मिलीमीटर की रिडक्शन हुई। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली तकरीबन सब कुछ ही हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो आपके पास डायामीटर है ना, डायामीटर मैं कह रहा हूँ कि डायगोनल है AC, इसके अलॉन्ग आपने नॉर्मल स्ट्रेन फाइंड करना है। यानी पहले आपके पास जो डायगोनल था उसकी पहले की वैल्यू और जो बाद की वैल्यू है आपने पता करना, फिर उसमें से आपने फ़र्क निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपकी पहली वाली वैल्यू थी, और जो बाद वाली आपकी वैल्यू है वो डेफिनेटली ये यहाँ से शुरू होती है। ये कलर थोड़ा सा ज़रा लाइट है,
और फिर इस तरह की जाती है। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू क्या आती है, देखते हैं क्या आती है। तो हम पहले सबसे पहले तो ना हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये हमारे पास पहला ट्रायंगल है। ठीक है, और इस ट्रायंगल के डायमेंशंस क्या हैं, सिंपल सी बात है 300 अनडिफॉर्म्ड है ये। ठीक है, तो हमारे पास जो LAC बनेगा, जो हमारे पास इनिशियल है वो 300 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर करके आएगा। इसको मैं मिलीमीटर में ही ले रहा हूँ। ठीक है, और फिर हमारे पास जो LAC की जो वैल्यू आएगी वो होगी 424.26। ये मेरे पास LAC की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो इनिशियल है। अब हमने फाइंड करनी है अपनी आफ्टर डिफॉर्मेशन कि हमारे पास अब ट्रायंगल की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो इसको ज़रा बेहतर विजुलाइज़ करने के लिए मैं ये इस फिगर पे जो मैंने डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं उसको मैं रिमूव करता हूँ और फिर से मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि अब हमने कौन सा ट्रायंगल लेना है। ये देखें आप, पहले तो था ना कि बिल्कुल हम C तक टच कर रहे थे, सॉरी ये इसको इस तरह करके जाना है, ये हमारा होना चाहिए था, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। और ये जो दूसरा ट्रायंगल है हम उस जो दूसरा जो डिफॉर्म्ड स्क्वायर है उसमें जो ट्रायंगल बन रहा है हम वो लेंगे। तो LAC इज़ इक्वल टू, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं हाइट और विड्थ की डिफॉर्मेशन के बाद, 296 स्क्वायर प्लस 306 स्क्वायर, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 425.737। और हम सिंपली फार्मूले में हम इसको पुट कर देंगे कि LAC जो कि बाद वाली वैल्यू है फाइनल माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.00348। और ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन। चलें, हमने ये तो फाइंड कर लिया। अब हमने जो एक और चीज़ फाइंड करनी है ना वो है कि जो हमारे पास शीयर स्ट्रेन आ रहा है एट पॉइंट E। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं, इसको भी हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि शीयर स्ट्रेन से क्या मुराद है। शीयर स्ट्रेन में याद रखें कि आप एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप देख लें कि ये जो ट्रायंगल है ना, पहले ये ट्रायंगल कैसी थी, बाद में कैसी हो गई। पहले ये ट्रायंगल ऐसी थी, ये जो आपके पास ये ट्रायंगल बन रही है ना, ये पहले इस फॉर्म में थी। ठीक है, और ये इसका थीटा था, ये इसको कह लें कि θ1। ये मैं फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन में ये लिख रहा हूँ, बाद में देखें कि ये क्या बन गया। ये ट्रायंगल का जो एंगल है ये बढ़ गया और ये बन जाएगा θ2। हमने क्या करना है कि हमने शीयर स्ट्रेन एट पॉइंट E निकालना है। ठीक है, और वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रा मैं इस फिगर को ज़रा थोड़ा सा इनलार्ज कर लूँ। तो ये हमारे पास इसकी इनलार्ज पिक्चर है। ठीक है, तो हमने वही वाला काम करना है कि हमने जो चेंज्ड एंगल है, जो गैमा है, जो टोटल चेंज आ रहा है, हमने वो फाइंड करना है उसके एंगल में। हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले कि हम ये जो एंगल है ना, हम ये एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, और हम उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी। तो चलें हम ये ट्रायंगल है ना, ये देखें, याद रखें कि जो हमने वो टैन साइन और कॉस की जो लगाते हैं कि टैन इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, वो हम इस पर नहीं लगा सकते क्योंकि ये राइट ट्रायंगल नहीं है। तो हम इसको बाइसेक्ट करेंगे ताकि ये राइट ट्रायंगल बन जाए। ठीक है, तो और याद रखें कि हम यहाँ पे जो ले रहे हैं ना वो ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। हम ये जो AB वाला ट्रायंगल है हम इसको नहीं कर रहे, हम डिफॉर्म ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो थी हमारे पास 306 थी, और जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 153। ठीक है, और ये जो हमारे पास हाइट आ रही है ये वाली हाइट कौन सी हाइट होगी, ये इस हाइट की, ये जो हाइट है डिफॉर्म ट्रायंगल की जो है उसका हाफ होगी। तो 296 डिवाइड बाई 2 ये होगी 148। ठीक है, तो हम सिंपली ये ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है ना ये θ/2 है।
ठीक है। ये जो एंगल है ना सारा ये थीटा है, ये जो एंगल है, लेकिन क्योंकि हम इसको हाफ़ कर रहे हैं तो एंगल भी हाफ़ हो गई है। तो ये थीटा बाई 2 है। इसकी जो बेस है हमारे पास 153 है और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है 148। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली लगाएंगे टेंजेंट थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 153 डिवाइड बाई 148 और हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है tan इनवर्स लेने के बाद वो आती है 0.80207। ठीक है, ये हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू आई है 0.80207। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1.604 और याद रखें ये रेडियंस में आ रही है। अब हमने इसको उस फॉर्मूले में पुट कर देना है गैमा इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। रेडियन में वैल्यू लेनी है तो 3.14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आएगी 1.5 माइनस 1.604 और आपके पास आएगी माइनस 0.034। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आया है इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास एंगल इनलार्ज हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये गैमा जो है इस तरह करके आया। तो यहाँ तक हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, इन सबको हमने देख लिया है और बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल्स होनी है। अगर आपने ये समझ ली हैं तो आपसे एग्जांपल्स भी हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।